Welcome to Study with Zenith. For more videos, subscribe the channel and for latest update, follow us on Telegram and Instagram. अगर आपको इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस चाहिए तो वो सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार आप जरूर चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 79 से लेकर 98 तक के जो प्रोविजन दिए गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, यहाँ पर ये बताया गया है कि कोर्ट किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट को लेकर क्या प्रिजम्पशन रखेगा, क्या उपधारणा करेगा। मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट को लेकर कोर्ट की क्या क्या प्रिजम्पशंस होंगी, क्या क्या उपधारणाएं होंगी। इन सेक्शंस में से कुछ सेक्शन जैसे कि सेक्शन 79, 80, 81, 81A, 82, 83, 84, 85, 85A, 85B, 85C, 89 इन सेक्शंस के अलावा सेक्शन नंबर 113B एंड 114A। इन सेक्शंस में आपने देखा होगा शेल प्रिज्यूम लिखा हुआ। इट मीन्स कि जिन सेक्शन में जिन तथ्यों के बारे में जो प्रिजम्पशन लगाने के लिए बात की गई है वही प्रिजम्पशन कोर्ट लगाएगा। मतलब कोर्ट के ऊपर ये बाइंडिंग है। अनलेस एंड अनटिल वो डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता है तब तक कोर्ट जिस फैक्ट के बारे में जो प्रिजम्पशन लगाने के लिए जिस पर्टिकुलर सेक्शन में कहा गया है वही प्रिजम्पशन कोर्ट लगाएगा ही लगाएगा। इट इज बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट कि वो प्रिजम्पशन लगाए जो प्रिजम्पशन लगाने के लिए किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कहा गया है। जैसे कि मान लो सेक्शन नंबर 79 में कहा गया है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ सर्टिफाइड कॉपी टू बी जेन्युइन। तो इसका मतलब क्या है, कोर्ट को ये प्रिज्यूम करना ही होगा कि सर्टिफाइड कॉपी जेन्युइन होती है जब तक कि इस तथ्य को डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता है। और कुछ सेक्शंस जैसे कि सेक्शन 86, 87, 88, 88A, 90, 90A और इनके अलावा सेक्शन 113A एंड 114 ये सेक्शन ऐसे हैं जहां पर आपको वर्ड में प्रिज्यूम लिखा हुआ देखने को मिलेगा। मे प्रिज्यूम की डेफिनेशन, शेल प्रिज्यूम की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन की गई है, जिसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। तो जहां पर भी जिन सेक्शंस में भी आपको मे प्रिज्यूम देखने को मिला है, इनका मतलब बस यही है कि जिस तथ्य के बारे में जिस पर्टिकुलर सेक्शन में प्रिजम्पशन लगाने के लिए कोर्ट से कहा गया है उन तथ्यों के बारे में कोर्ट वो प्रिजम्पशन लगा सकेगा जब तक कि उसको डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता है, या फिर कोर्ट प्रूफ की मांग भी कर सकेगा। मतलब कोर्ट प्रिजम्पशन लगाने के लिए अपनी डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल कर सकेगा। जैसे कि मान लो किसी सेक्शन में लिखा है कि कोर्ट में प्रिज्यूम दैट अ रेड कलर फोन बिलोंग्स टू नोकिया कंपनी, तो यहाँ पर कोर्ट उपधारणा कर सकेगा कि जो लाल रंग का फोन होता है वो नोकिया कंपनी का होता है जब तक कि इस तथ्य को डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता। लेकिन कोर्ट इस उपधारणा को लगाने के अलावा इस तथ्य को प्रूफ करने की मांग भी कर सकेगा। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जिन सेक्शंस में लिखा है मे प्रिज्यूम वहां पर कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है उन तथ्यों के बारे में जो प्रिजम्पशन लगाने के लिए कोर्ट से कहा गया है, उन तथ्यों के बारे में कोर्ट की मर्जी है। अगर वो प्रिजम्पशन लगाना चाहता है तो प्रिजम्पशन वो लगा सकता है जो प्रिजम्पशन लगाने के लिए कहा गया है, अदरवाइज वो उनके प्रूफ की मांग भी कर सकता है। सबसे पहले हम वो सेक्शंस डिस्कस करेंगे जहां पर शैल प्रिज्यूम वर्ड लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 79 में सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफिकेट, अदर डॉक्यूमेंट के बारे में कोर्ट को ये कहा गया है कि वो ये प्रिजम्पशन लगाएगा कि वो जेन्युइन है। सर्टिफाइड कॉपी को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सेक्शन नंबर 76 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में जो कंडीशंस दी गई हैं, जो बातें कही गई हैं, अगर वो सारी फुलफिल होती हैं, उनका अगर पूरी अच्छी तरीके से कंप्लाई उनको किया जाता है, तो तब जो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कॉपी इशू की जाएगी वो सर्टिफाइड कॉपी होगी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कुछ डॉक्यूमेंट जो कि क्या है, सर्टिफिकेट हैं या फिर सर्टिफाइड कॉपी हैं या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट है जो कि लॉ के द्वारा डिक्लेयर हैं कि वो किसी पर्टिकुलर फैक्ट के एविडेंस के रूप में एडमिसेबल हैं एंड जो कि ड्यूली सर्टिफाइड किए गए हैं किसी ऑफिसर के द्वारा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर है या फिर कोई ऑफिसर है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ड्यूली ऑथराइज किया गया इस चीज के लिए। तो ये सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कॉपी और अदर डॉक्यूमेंट जो कि इनमें से किसी भी ऑफिसर के द्वारा ड्यूली सर्टिफाइड हैं, इनके बारे में कोर्ट ये प्रिजम्पशन लगाएगा कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, असली है। डॉक्यूमेंट का मतलब वही होता है जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में डिफाइन है। प्रोवाइजो में ये बात क्लियर की गई है
कि जिन डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस के बारे में सेक्शन नंबर 79 में कोर्ट को प्रिजम्पशन लगाने के लिए कहा गया है, वो डॉक्यूमेंट सब्सटेंशियली उसी फॉर्म में होने चाहिए, उसी तरीके से एग्जीक्यूट होने चाहिए जैसा कि लॉ के द्वारा डायरेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सर्टिफाइड कॉपी है तो सेक्शन नंबर 76 को पूरा अनुसरण करके जो सर्टिफाइड कॉपी इशू करवाई गई है उसी के बारे में कोर्ट यहाँ पर प्रिज्यूम करेगा कि वो जेन्युइन है। और साथ ही सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर कोई ऑफिसर जो कि डॉक्यूमेंट साइन किया है या फिर सर्टिफाई किया है, जिस टाइम पर वो डॉक्यूमेंट साइन किया था, सर्टिफाइड किया था, जिस ऑफिशियल कैरेक्टर में उसने वो डॉक्यूमेंट साइन किया था, सर्टिफाइड किया था, उसके ऑफिशियल कैरेक्टर के बारे में भी कोर्ट प्रिजम्पशन लगाएगा कि वो उस समय उस ऑफिशियल कैरेक्टर में था जिस समय उसने वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट साइन किया है या फिर सर्टिफाई किया था। सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट के समक्ष और वो डॉक्यूमेंट क्या है, रिकॉर्ड है या फिर मेमोरेंडम है एविडेंस का या फिर किसी एविडेंस का पार्ट है और वो एविडेंस किसी विटनेस ने दिया है जुडिशियल प्रोसीडिंग में या फिर किसी ऐसे ऑफिसर के समक्ष दिया है जो कि ऑथराइज है बाय लॉ टू टेक सच एविडेंस, या फिर वो डॉक्यूमेंट कोई स्टेटमेंट है या फिर कोई कन्फेशन है जो कि प्रिजनर ने दिया है स्टेटमेंट या फिर कन्फेशन प्रिजनर ने दिया है या फिर किसी एक्यूज पर्सन का वो स्टेटमेंट है या फिर कन्फेशन है और जो भी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब है लॉ के द्वारा उसके तहत ऐसा कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और उसके ऊपर जज, मजिस्ट्रेट या फिर वो ऑफिसर जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ है उसका साइन किया गया है। तो इन डॉक्यूमेंट के बारे में कोर्ट ये प्रिजम्पशन करेगा कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, ये डॉक्यूमेंट असली हैं और वे सर्कमस्टांसेस जिन सर्कमस्टांसेस में ये डॉक्यूमेंट लिए गए हैं, अगर इन सर्कमस्टांसेस के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया गया है उस पर्सन के द्वारा जिस पर्सन ने इन डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया है, तो इस स्टेटमेंट के बारे में कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि वो ट्रू है और कोर्ट इन एविडेंस, स्टेटमेंट और कन्फेशन के ड्यूली टेकन होने के बारे में भी प्रिजम्पशन लगाएगा। प्रिजम्पशन ये लगाएगा कि ये एविडेंस, स्टेटमेंट, कन्फेशन विधिवत रूप से लिए गए हैं। तो जैसा कि सेक्शन नंबर 80 में 3 तरह की प्रिजम्पशन लगाने की बात की गई है कोर्ट के द्वारा, लेकिन सेक्शन नंबर 79 में सिर्फ और सिर्फ जेन्युइननेस के बारे में प्रिजम्पशन लगाने की बात की गई थी। तो इस वजह से सेक्शन नंबर 80 सेक्शन नंबर 79 की तुलना में वाइडर है और ये बात एक केस था रामचित राजभर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1992, इस केस में हेल्ड हुई थी। और ये जो प्रिजम्पशन लगाई जा रही है, ये प्रिजम्पशन एक मैक्सिम ओमनी प्रेसामेंटल राइट इस मैक्सिम के ऊपर आधारित है, जिसका मतलब होता है कि सभी चीजों के लिए प्रिज्यूम किया जाता है कि वो सही तरीके से हुई होंगी, सही तरीके से की गई होंगी। सेक्शन नंबर 81 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा गया है कि कोर्ट कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में प्रिजम्पशन लगाएगा कि वो जेन्युइन है और वो डॉक्यूमेंट है जैसे कि कोई लंदन का गजट है या फिर कोई ऑफिशियल गजट है या फिर कोई गवर्नमेंट गजट है, ब्रिटिश क्राउन की किसी कॉलोनी डिपेंडेंसी या फिर उसके पोजीशन में कोई एरिया है उसका, और कोई डॉक्यूमेंट है जो कि न्यूज़पेपर है या फिर जर्नल है या फिर कोई प्राइवेट एक्ट की कॉपी है जो कि यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट का है और प्रिंट किया जाता है क्वींस के प्रिंटर से। और वो हर डॉक्यूमेंट जो कि किसी पर्सन के पास रखा गया है, अकॉर्डिंग टू लॉ डायरेक्ट किया गया है किसी पर्सन के पास रखे होने के लिए, और ऐसा डॉक्यूमेंट उसी फॉर्म में होना चाहिए जैसे कि लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है और प्रॉपर कस्टडी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। तो इन सब डॉक्यूमेंट के बारे में कोर्ट ये प्रिजम्पशन लगाएगा कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, जेन्युइन है। और साथ ही ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट गजेट्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं और पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्ट्स की जो कॉपी होती है जो कि क्वीन के प्रिंटर से प्रिंटेड है, ये प्राइमा फेसाई प्रूफ होते हैं उनकी जेन्युइननेस का। और हालांकि ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूज़ आइटम्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, जर्नल्स वगैरह होते हैं, ये हियरसी एविडेंस होते हैं, ये सुने सुनाए साक्ष्य होते हैं, अनुश्रुत साक्ष्य होते हैं, इनके ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जिन भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने बात की उन सब डॉक्यूमेंट के बारे में कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि वो जेन्युइन है।
और हाँ, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना कि सेक्शन नंबर 81 को आप लिंक करके पढ़ सकते हैं सेक्शन नंबर 37 के साथ। सेक्शन नंबर 37 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 81A की, तो इसको इंडियन एविडेंस एक्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत इंसर्ट किया गया था। और ये बताता है कि अगर गजट वगैरह जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो उनके बारे में कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा, तो उनके बारे में कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि वो जेन्युइन है। यानी कि हर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि ऑफिशियल गजट है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि लॉ के द्वारा डायरेक्टेड है कि वो किसी पर्सन के पास रखा जाएगा, और वो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है कि जैसा लॉ ने रिक्वायर किया है उसी फॉर्म में वो कैप्ट किया गया है और प्रॉपर कस्टडी से वो प्रोड्यूस किया गया है, तो तब इन डॉक्यूमेंट के बारे में कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि ये जेन्युइन है। सेक्शन 82 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट इंडियन कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस किया गया है और वो डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि उसको ऑथेंटिकेट करने वाले सील, स्टैम्प या फिर सिग्नेचर को प्रूफ किए बिना, और या फिर जिस जुडिशियल और ऑफिशियल कैरेक्टर में किसी पर्सन ने उसके ऊपर साइन किया है, उसके उस ऑफिशियल और जुडिशियल कैरेक्टर को प्रूफ किए बिना अगर वो डॉक्यूमेंट इंग्लैंड या फिर आयरलैंड की किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसी पर्टिकुलर को साबित करने के लिए एडमिसेबल होता है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को अगर इंडियन कोर्ट में पेश किया जाता है तो ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में कोर्ट ये प्रिजम्पशन लगाएगी कि उसमें जो सील है, स्टैम्प है, सिग्नेचर है वो जेन्युइन है, और वो पर्सन जिसने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया था उस पर्सन के बारे में कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि जिस जुडिशियल या फिर ऑफिशियल कैरेक्टर में उसने वो साइन किया था वो जुडिशियल कैरेक्टर या फिर ऑफिशियल कैरेक्टर वो होल्ड किए हुआ था जिसका वो क्लेम कर रहा है। और डॉक्यूमेंट जिन उद्देश्यों के लिए इंग्लैंड और आयरलैंड में एडमिसेबल होता है उन्हीं उद्देश्यों के लिए हमारे इंडियन कोर्ट में भी एडमिसेबल होगा। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट पर सील है, स्टैम्प है, सिग्नेचर है जो कि डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करती है, उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। बिना उसको साबित किए कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि भाई वो सील, स्टैम्प और सिग्नेचर जेन्युइन है। और जिस जुडिशियल या फिर ऑफिशियल कैरेक्टर में उस डॉक्यूमेंट को किसी पर्टिकुलर पर्सन ने साइन किया था उसके स्टेटस को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में भी कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि भाई वो पर्सन वो जुडिशियल या फिर ऑफिशियल कैरेक्टर होल्ड किए हुए था उस टाइम पर जिस टाइम पर उसने वो डॉक्यूमेंट साइन किया था उस जुडिशियल या फिर ऑफिशियल कैरेक्टर में। सेक्शन नंबर 83 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट आपको सेक्शन नंबर 36 के साथ लिंक करके पढ़ना चाहिए। सेक्शन नंबर 36 में मैप्स, चार्ट्स और प्लान्स के बारे में की गई स्टेटमेंट्स को रेलेवेंट बताया गया है। सेक्शन नंबर 36 हम बहुत अच्छे से पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पर हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। सेक्शन नंबर 83 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि वो मैप्स, वो प्लान्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं वो एक्यूरेट होते हैं। उनकी एक्यूरेसी को प्रूव करने के लिए फर्दर एविडेंस की जरूरत नहीं होती है। सेक्शन नंबर 84 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट आप इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 38 के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 38 हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं तो अब हम दोबारा से रिपीट यहाँ पर नहीं करेंगे। सेक्शन नंबर 84 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई लॉ बुक या फिर कोई रिपोर्ट किसी अदर कंट्री की गवर्नमेंट की अथॉरिटी के तहत अगर प्रिंटेड है, पब्लिश है, तो उसको हमारी जो इंडियन कोर्ट है ये प्रिज्यूम करेंगी कि वो जेन्युइन है। मतलब कोई ऑफिशियली प्रिंटेड बुक जिसमें किसी कंट्री का लॉ कंटेन है या फिर किसी कंट्री के कोर्ट के डिसीजन की अगर कोई रिपोर्ट वगैरह है तो उनकी जेन्युइननेस को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। उनको इंडियन कोर्ट प्रिज्यूम करेंगी कि वो जेन्युइन है, वो असली हैं। दोस्तों इंडियन एविडेंस एक्ट की अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस बना दी, अगर आपको सारी वीडियोस के नोट्स चाहिए एक ही ई बुक में तो उन सब नोट्स की ई बुक अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको चेक कर लेना। 31 मई 2020 के बाद उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। उस ई बुक का प्राइस ज़्यादा नहीं होगा, अफोर्डेबल होगा आप लोगों के लिए। जैसे कि नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और यूट्यूब में इतनी अच्छी इनकम भी नहीं होती है, तो इसलिए मैंने ऐसा डिसीजन लिया है कि जो भी वीडियोस मैंने बनाई हैं उनके नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो मैंने उसके लिए अलग से एक ई बुक बना दी है।
उसके लिए 31 मई तक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां पर जाकर उस बुक को परचेज कर पाएंगे। तो सेक्शन नंबर 85 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी है, पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब कोई डॉक्यूमेंट जिसके तहत किसी एजेंट को उसके प्रिंसिपल के लिए एक्ट करने की पावर दी जाती है। तो कहा यह गया है कि अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी है जो कि ड्यूली एग्जीक्यूटेड की गई है बिफोर एंड ऑथेंटिकेट की गई है बाय अ नोटरी पब्लिक और किसी जज के द्वारा या फिर किसी कोर्ट के द्वारा, किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा, किसी इंडियन कंसुल के द्वारा या फिर वाइस कंसुल के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, तो कोर्ट उस पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में ये प्रिज्यूम करेगा कि वो जेन्युइन है और जेन्युइनली एग्जीक्यूट की गई है और जेन्युइनली ऑथेंटिकेटेड है बाय एनी ऑफ देम। सेक्शन नंबर 85A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें यह कहा गया है कि हर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि अग्रीमेंट है, मतलब अगर कोई अग्रीमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की फॉर्म में किया गया है और उसमें पार्टीज के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कंटेन है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि वो अग्रीमेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में हुआ है वो पार्टीज के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अफिक्स करके कंक्लूड किया गया था। सेक्शन नंबर 85B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर के बारे में कोर्ट की प्रिजम्पशन बताई गई है। कहा यह गया है कि अगर किसी प्रोसीडिंग में कोई सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन्वॉल्व है तो जब तक कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं हो जाता है, कोर्ट ये उपधारणा करेगा, ये प्रिज्यूम करेगा कि वो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से अल्टर्ड नहीं किया गया है जिससे उसका सिक्योर स्टेटस संबंधित है, रिलेटेड है। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन नंबर 14 में डिफाइन किया गया है। कहा यह गया है कि अगर कोई सिक्योरिटी प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, देन सच रिकॉर्ड शैल बी डीम्ड टू बी अ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फॉर सच पॉइंट ऑफ टाइम टू द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। वहीं अगर हम बात करें सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर की, तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन नंबर 15 में। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर किसी प्रोसीडिंग में कोई सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर इन्वॉल्व है तो जब तक कि कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं हो जाता है, कोर्ट ये प्रिजम्पशन लगाएगा कि जो सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर है वो साइन करने वाले यानी कि सब्सक्राइबर के द्वारा अफिक्स किया गया था साइन करने की इंटेंशन से और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अप्रूव करने की इंटेंशन से। और यहाँ पर ये बात मेंशन है कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर के अलावा इस सेक्शन की कोई भी बात इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या फिर किसी डिजिटल सिग्नेचर की ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी के बारे में कोर्ट की प्रिजम्पशन से संबंधित नहीं है। सेक्शन 85C ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट उपधारणा करेगा जब तक कि कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं हो जाता है, जब तक कि विपरीत प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है। क्या प्रिज्यूम करेगा? ये प्रिज्यूम करेगा कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो इंफॉर्मेशन सूचीबद्ध की गई है, लिस्टेड है, वो करेक्ट है। उस इंफॉर्मेशन को छोड़कर जो कि सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन के रूप में स्पेसिफाइड है और वेरीफाई नहीं की गई है, यदि सर्टिफिकेट सब्सक्राइबर ने एक्सेप्ट कर लिया है, इस चीज को छोड़कर कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो इंफॉर्मेशन लिस्टेड है उसके बारे में ये प्रिज्यूम करेगा कि वो करेक्ट है। दोस्तों, सेक्शन नंबर 85A, सेक्शन नंबर 85B, सेक्शन नंबर 85C, ये तीनों सेक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत इंडियन एविडेंस एक्ट में इंसर्ट किए गए थे। ये तीनों ही हमने डिस्कस कर लिए हैं। सेक्शन नंबर 89 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट शैल प्रिज्यूम से डील करने वाला जो भी सेक्शंस आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं उन सेक्शंस में से आखिरी सेक्शन है। इस सेक्शन में कहा गया है कि वो हर डॉक्यूमेंट जिसको प्रोड्यूस करने के लिए नोटिस दे दिया गया था लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं किया गया, तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट के बारे में ये प्रिजम्पशन लगाएगा कि वो जैसा कि लॉ के द्वारा मैनर रिक्वायर्ड है, जैसा कि लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, उस मैनर में अटेस्टेड, स्टैम्प्ड और एग्जीक्यूटेड किया गया था। एक केस था काशीबाई वर्सेस विनायक 1956। इस केस में बात हेल्ड हुई थी कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को मंगाया गया था लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं किया गया
तो तभी सेक्शन नंबर 89 एप्लीकेशन में आएगा, तभी कोर्ट प्रिजम्पशन लगाएगा उस डॉक्यूमेंट के बारे में कि वो अटेस्टेड था, स्टैम्प था, एग्जीक्यूटेड था उस मैनर में जैसा कि लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है। एक केस था मीराबाई वर्सेस जयसिंह, 1971 का केस था। इस केस में बात हेड हुई थी कि अगर नोटिस नहीं दिया गया है ओरिजिनल को प्रोड्यूस करने के लिए तो तब उस केस में उस डॉक्यूमेंट के संबंध में कोई प्रिजम्पशन सेक्शन नंबर 89 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत लगाई नहीं जाएगी। अब हम वो सेक्शंस डिस्कस करेंगे जहां पर आपने देखा होगा मे प्रेज्यूम लिखा हुआ। मे प्रेज्यूम जहां पर लिखा है उन सेक्शंस में कोर्ट को किसी तथ्य के बारे में प्रिजम्पशन लगाने के लिए अपना जुडिशियल डिस्क्रिशन इस्तेमाल करने की पावर दी गई है, जैसा कि हम इनिशियली आपको बता ही चुके हैं। अब अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 86 की, जहां पर मे प्रिज्यूम लिखा हुआ आपने देखा होगा, तो सेक्शन नंबर 86 ये क्लियर करता है कि कोर्ट फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की जो सर्टिफाइड कॉपी होती है उनके बारे में ये प्रिजम्पशन लगा सकता है कि वो जेन्युइन है, और ये प्रिजम्पशन नहीं भी लगा सकता है। मतलब यहाँ पर कोर्ट जुडिशियल डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेगा। जब तक डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता तब तक कोर्ट उसको जेन्युइन मानेगा, या फिर कोर्ट ऐसा भी कर सकता है कि जेन्युइन ना माने और कहे कि सबूत लेकर आओ, जैसे कि कहा गया है इस सेक्शन में कि कोर्ट में प्रिज्यूम द जेन्युइननेस एंड एक्यूरेसी ऑफ अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी जुडिशियल रिकॉर्ड ऑफ एनी फॉरेन कंट्री, यानी कि किसी भी फॉरेन कंट्री के जुडिशियल रिकॉर्ड की जो सर्टिफाइड कॉपी है उसके बारे में कोर्ट ये उपधारणा कर सकेगा, प्रिज्यूम कर सकेगा कि वो जेन्युइन और एक्यूरेट है। जब तक कि डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता तब तक कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकेगा कि कोई पर्टिकुलर सर्टिफाइड कॉपी किसी फॉरेन कंट्री के जुडिशियल रिकॉर्ड की एक्यूरेट है, जेन्युइन है। बट यहाँ पर कोर्ट इसके सबूत की मांग भी कर सकेगा, बिकॉज यहाँ पे टर्म लिखी है मे प्रिज्यूम। सेक्शन 87 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई बुक, चार्ट, मैप प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट के समक्ष, उससे कहा जाता है कि आप इसका जुडिशियल नोटिस लीजिए, तो यहाँ पर कोर्ट के पास पूरी डिस्क्रिशनरी पावर है। मतलब कोर्ट क्या कर सकेगा, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि वो बुक, वो मैप, वो चार्ट उस पर्सन के द्वारा रिटन है, उस पर्सन के द्वारा प्रिपेयर किया गया है जिसका नाम शो किया गया है एज द ऑथर, ऑथर के रूप में शो किया गया है, और उस जगह पब्लिश की गई है वो बुक, वो मैप और चार्ट जहां पर उसका पब्लिश होना लिखा हुआ है। बट यहाँ पर कोर्ट उस बुक, मैप, चार्ट के बारे में ये प्रिजम्पशन नहीं लगाएगा कि वो एक्यूरेट है, ऑथेंटिक है और उसके कंटेंट बिल्कुल एक्यूरेट है, ये प्रिजम्पशन नहीं लगाएगा। और ये जो प्रिजम्पशन लगाई गई है सेक्शन नंबर 87 में, ये टोटली रिपिटेबल है, इसको डिस्प्रूव किया जा सकता है और कोर्ट इसके प्रूफ की मांग भी कर सकती है। सेक्शन 88 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में टेलीग्राफिक मैसेज के बारे में प्रिजम्पशन बताई गई है। जो तार पत्र वगैरह होते हैं उनके बारे में कोर्ट क्या उपधारणा करेगा ये बताया गया है। बट ये जैसे कि प्रचलित नहीं है तो ये सेक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसा कि टेलीग्राफिक मैसेज का अब जमाना नहीं रहा है, अब इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस का जमाना है। जैसे जैसे जमाना एडवांस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस के जरिए लोग बाग एक दूसरे से जुड़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जैसे कि SMS, MMS, ईमेल्स वगैरह हो गए जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू एक दूसरे को फॉरवर्ड किए जाते हैं। तो इस चीज की वजह से ही इंडियन एविडेंस एक्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के थ्रू एक नया सेक्शन 88A इंसर्ट किया गया था। इस सेक्शन में बताया गया है कि कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के बारे में क्या प्रिज्यूम कर सकेगा। यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ओरिजिनेटर ने इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर के थ्रू फॉरवर्ड किया है एड्रेसी को, जिस एड्रेसी को ऐसा मैसेज पहुंचाया जाना, फॉरवर्ड किया जाना तात्पर्य है, तो यहाँ पर कोर्ट ये प्रिजम्पशन कर सकेगा, ये प्रिज्यूम कर सकेगा कि वो मैसेज उसी मैसेज के समान है, उस मैसेज से मेल खाता है, उस मैसेज के कॉरेस्पॉन्ड है जो कि ट्रांसमिशन के लिए कंप्यूटर में भरा गया था। यहाँ पर जिस प्रिजम्पशन की बात की गई है ये प्रिजम्पशन रिबिटल प्रिजम्पशन है, इसको आप खंडित कर सकते हैं और कोर्ट यहाँ पर अपने डिस्क्रिशन के अनुसार भी कार्य कर सकती है। अगर वो प्रिज्यूम करना चाहती है तो प्रिज्यूम कर सकती है, अगर वो प्रिज्यूम नहीं करना चाहती है तो वो सबूत की मांग कर सकती है। बट यहाँ पर आगे जो बात मेंशन है वो कोर्ट के ऊपर मैंडेटरी है। क्या कि कोर्ट
उस पर्सन के बारे में जिस पर्सन ने मैसेज भेजा है कोई प्रिजम्पशन नहीं करेगी। ये बात मैंडेटरी है। सेक्शन नंबर 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में ये बताया गया है कि कोर्ट 30 ईयर ओल्ड 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट के बारे में क्या अवधारणा कर सकेगा। तो जैसा कि सेक्शन में 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट के बारे में कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लगाएगा ये बताया गया है। तो अगर हम पहले इस बारे में बात करें कि 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट, मतलब ये प्रूफ कैसे होगा कि कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है। कैसे हम मान लें कि कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है। तो यहाँ पर ये स्टेट किया गया है पहली लाइन जो इस सेक्शन में कि वेयर एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी 30 ईयर ओल्ड। पहले इस पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। मतलब जो डॉक्यूमेंट अपने आप ही स्टेट कर रहा है कि वो 30 साल पुराना है। कैसे स्टेट कर रहा है भाई, उसमें कोई तारीख पड़ी होगी जिससे ये पता चल रहा है कि ये 30 साल पहले एग्जीक्यूट हुआ डॉक्यूमेंट है। या फिर वेयर एनी डॉक्यूमेंट प्रूव्ड टू बी 30 ईयर ओल्ड, मतलब अगर किसी अदर एविडेंस की सहायता से किसी डॉक्यूमेंट का 30 साल पुराना होना साबित कर दिया जाता है तो तब, मतलब ये दो चीजें बताई गई हैं इस सेक्शन में। पहला तो अगर डेट है डॉक्यूमेंट में तो इससे पता चल जाएगा कि भाई ये 30 साल पुराना है, 30 साल पहले एग्जीक्यूट हुआ है। और अगर डेट नहीं पड़ी हुई है तो अदर एविडेंस से अगर प्रूव किया जाता है कि ये 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है। तो अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो कि 30 साल पुराना है वो प्रोड्यूस किया जाता है प्रॉपर कस्टडी से कोर्ट में किसी पर्टिकुलर केस के तहत, तो उस डॉक्यूमेंट में जो सिग्नेचर किया गया है या फिर उसके किसी भी पार्ट में जो हैंडराइटिंग वगैरह है जिसका किसी पर्टिकुलर पर्सन की होना स्टेट किया गया है, तो कोर्ट यहाँ पर ये प्रिजम्पशन लगा सकेगा कि वो साइन और हैंडराइटिंग उसी पर्सन की हैंडराइटिंग में है जिसकी हैंडराइटिंग में होना यहाँ पर स्टेट किया गया है, मतलब तात्पर्यित है। और अगर मामला ऐसा है कि जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट किया गया था, अटेस्टेड किया गया था, तो कोर्ट इस चीज के बारे में ये प्रिजम्पशन लगा सकेगा कि वो डॉक्यूमेंट जो 30 ईयर ओल्ड है वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड था उस पर्सन के द्वारा जिसके द्वारा वो एग्जीक्यूट होना और अटेस्टेड होना डॉक्यूमेंट में तात्पर्यित है, स्टेट किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि लोग बहुत चालू होते हैं, वो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने कल लिखा और उसके अंदर उन्होंने खूब सारा धूल मिट्टी वगैरह लगा दिया और उसको सिकोड़ विकोड़ दिया जिससे लगे कि हाँ भाई बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है, और उसके ऊपर उन्होंने 30 साल पुरानी तारीख डाल दी और फिर वो अगले दिन कोर्ट में प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसी वजह से कोर्ट के लिए बहुत ही ये जरूरी है कि ऐसे मामलों में कोर्ट बहुत सावधानी पूर्वक एक्ट करे। एज के बारे में किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की कोर्ट बहुत सावधानी बरते। सेक्शन 90 के प्रोविजन अप्लाई होने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट पुराना हो 30 साल पुराना, बल्कि ये भी जरूरी है कि वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस हुआ हो। मतलब जिस पर्सन की कस्टडी में उसको होना चाहिए उस पर्सन की कस्टडी से ही वो प्रोड्यूस हुआ हो। इस सेक्शन में कुछ इलस्ट्रेशन दी गई है जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर कस्टडी का मतलब क्या है, जो कि एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर पहले इलस्ट्रेशन दी गई है कि जो ए है वो एक लैंडेड प्रॉपर्टी के पोजीशन में काफी समय से है, काफी पुराने टाइम से किसी भू संपत्ति के पोजीशन में है और वो एक डीड जो कि उसकी कस्टडी में थी और उस डीड में उस लैंड के संबंध में उसका टाइटल बताया गया है, शो किया गया है, तो वो डीड वो प्रोड्यूस करता है। तो जैसा कि एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर कस्टडी में तब माना जाएगा जब उस डॉक्यूमेंट को जिस प्लेस पर और जिस पर्सन की केयर में नेचुरली होना चाहिए उस पर्सन की ही कस्टडी से अगर वो प्रोड्यूस किया जाता है तो वो कस्टडी प्रॉपर मानी जाएगी। तो यहाँ पर ए जिस लैंड के पोजेशन में है उस लैंड का डीड उसी के पास है और वो डीड वो यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी कस्टडी उस डीड के बारे में प्रॉपर मानी जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि जो ए है वो एक डीड प्रोड्यूस करता है लैंडेड प्रॉपर्टी के संबंध में जो कि उसके पास मॉर्गेजी की हैसियत से है। मतलब उस लैंड पर पोजेशन तो मॉर्गेजर का है बट वो डीड मॉर्गेजर ने पैसे वगैरह उधार लेने के लिए मॉर्गेजी को सौंप दी थी। तो यहाँ पर अगर ये मॉर्गेजी उस डीड को प्रोड्यूस करता है तो उस डीड का जो ओरिजिन है वो लेजिटिमेट माना जाएगा और प्रॉपर कस्टडी की कैटेगरी में फॉल होगा। ये तो एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट था जो हमने इस इलस्ट्रेशन के साथ डिस्कस कर लिया। एक्सप्लेनेशन का जो थर्ड पार्ट है उसमें ये कहा गया है
कि अगर जो सर्कमस्टांसेस हैं किसी पर्टिकुलर केस के वो ओरिजिन को प्रोबेबल बनाते हैं तो तब भी जो डॉक्यूमेंट का ओरिजिन है वो प्रॉपर कस्टडी माना जाएगा। मतलब जैसे कि मान लो ए जो कि एक कनेक्शन है बी का, वो एक डीड प्रोड्यूस करता है उस लैंड के संबंध में जिसका पोजेशन बी के पास है, और वो डीड बी के द्वारा ए को डिपॉजिट की गई थी सेफ कस्टडी के लिए। तो जैसा कि जो डीड है लैंड के संबंध में जिसका पोजीशन बी के पास है वो ए की कस्टडी में थी, तो यहाँ पर जो ए की कस्टडी है वो प्रॉपर मानी जाएगी। सेक्शन 90 का एक्सप्लेनेशन हम इलस्ट्रेशन के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इस एक्सप्लेनेशन में एट द एंड ये बात मेंशन है कि जैसा कि यहाँ पर प्रॉपर कस्टडी में डॉक्यूमेंट कब होगा ये बताया गया है, तो ये बात सेक्शन 81 के ऊपर भी अप्लाई होगी। और जैसा कि सेक्शन 90 में टर्म यूज हुआ है मे प्रिज्यूम, तो इसका मतलब क्या है? मे प्रिज्यूम का मतलब साफ सीधा यही है कि यहाँ पर कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इस तथ्य को, जिस तथ्य की बात यहाँ पर की गई है, उसको प्रिज्यूम कर भी सकती है और या फिर उसको प्रूफ करने की मांग कर सकती है, उसके सबूत की मांग कर सकती है। यानी कि इस सेक्शन में जिस प्रिजम्पशन की बात की गई है वो डिस्क्रिशनरी है, ऑब्लिगेटरी नहीं है। ये बात एक केस था रंगू वर्सेस रंभा जो कि 1967 का केस था, इस केस में हेल्ड हुई थी। सेक्शन 90A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत इंसर्ट किया गया था, इसमें बताया गया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि ये साबित हो जाता है कि वो 5 साल पुराना है, मतलब किसी अदर एविडेंस से प्रूव हो जाता है कि वो 5 साल पुराना है, या फिर वो खुद ही स्टेट करता है कि वो 5 साल पुराना है। कैसे? मतलब उसके अंदर कोई तारीख वगैरह डली होती है जिससे ये पता चल जाता है कि हाँ भाई ये 5 साल पुराना डॉक्यूमेंट है। तो उस डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि अगर वो किसी पर्टिकुलर कोर्ट में किसी ऐसी कस्टडी से प्रोड्यूस किया गया है जिसको कोर्ट प्रॉपर समझता है, मतलब सीधा मतलब ये है कि अगर वो प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस किया गया है कोर्ट में, तो कोर्ट यहाँ पर क्या प्रिजम्पशन लगा सकेगा? कोर्ट यहाँ पर प्रिजम्पशन लगा सकेगा उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में जो कि किसी पर्सन का होना तात्पर्य है उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उस पर्सन के द्वारा ही अफिक्स किया गया था जिसका वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, या फिर किसी और पर्सन के द्वारा वो अफिक्स किया गया था जो कि सिग्नेचर करने वाले पर्सन के द्वारा ऐसा करने के लिए ऑथोराइज किया गया था। और कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रॉपर कस्टडी में कब माना जाएगा, इस चीज के लिए एक्सप्लेनेशन में कुछ बातें बताई गई हैं जो कि हम सेक्शन 90 के एक्सप्लेनेशन में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, वही बात यहाँ पे रिपीट की गई है। और ये एक्सप्लेनेशन सेक्शन 81A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर भी अप्लाई होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है सेक्शन 79 से लेकर सेक्शन 90A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के सारे प्रोविजन। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर आपको सारी वीडियोस चाहिए तो वो सारी की सारी एक प्लेलिस्ट में मिलेंगी, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको जो भी वीडियोस मैंने बनाई है उसकी ई बुक चाहिए, पूरी की पूरी इंडियन एविडेंस एक्ट के नोट्स की ई बुक चाहिए, तो उसकी भी लिंक 31 मई के बाद डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी और वो आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। आप उसको खरीद सकते हैं क्योंकि नोट्स को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसी वजह से उसका हमने प्राइस वगैरह फिक्स किया है। ज़्यादा प्राइस नहीं है, आप लोगों के लिए अफोर्डेबल रहेगा वो प्राइस, बट लिंक 31 मई 2020 के बाद ही डिस्क्रिप्शन में डाली जाएगी।